नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूट्यूब चैनल यूएस बायोलॉजी 95 में आपका स्वागत है। कल हमने आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान जीवों में जनन का भाग 1 बताया था। आज हम भाग 2 लेकर के उपस्थित हैं, जिसमें वहाँ पर हमने आपको बताया था कि कायिक जनन कल हम यहाँ छोड़ दिए थे। कायिक जनन पर मानव द्वारा कायिक जनन यानी कि कृत्रिम कायिक जनन पूरा हो गया था। इसके बाद कुछ थोड़ा सा बच गया था, जैसे कायिक जनन में हमने जड़ों द्वारा कायिक जनन कुछ बताया नहीं था, बहुत थोड़ा करके छोड़ दिया था। अब हम जड़ों द्वारा कायिक जनन में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यानी कि कायिक जनन में एक भाग है जड़ों द्वारा कायिक जनन। ठीक है, इसी में थोड़ा सा और जोड़ेंगे। तो इसमें था जड़ों द्वारा कायिक जनन, तो जड़ें भी दो प्रकार की हैं। नंबर 1 मूसला जड़ द्वारा कायिक जनन। अब देखिए, मूसला जड़ जो होती है, मुख्य जड़ होती है ये, ठीक है। इससे द्वितीयक जड़ें, तृतीयक जड़ें ये निकलती हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये मूसला जड़ है। मूसला जड़ के द्वारा नए पौधों का जन्म होता है। तो किस में होता है ये मूसला जड़ द्वारा? तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, एग्जाम्पल ले लें तो डेलवर्जिया, तो नाम आता है डेलवर्जिया, इसे दूसरे नाम से जानते हैं, यानी कि शीशम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो शीशम का एक पौधा कहीं पर हो तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे बहुत सारे शीशम के पौधे हो जाते हैं। कारण क्या है कि शीशम की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों से नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो ये है जड़ों द्वारा कायिक जनन, यानी कि डेलवर्जिया में। इसी तरह से ये मूसला जड़ का हो गया। दूसरा नंबर है अपस्थानिक जड़ों द्वारा। अपस्थानिक जड़ों द्वारा। अब अपस्थानिक जड़ों द्वारा यानी कि जो झकड़ा जड़ होती है, एक तरह से कई सारी जड़ें एक ही स्थान से निकली है। एक मूल जड़ निकली है पहले, यहाँ पर बहुत सारी जड़ें एक साथ निकलेंगी, जैसे गेहूं में, धान में, ठीक है। तो किस तरह की जड़ें हैं? इस तरह की, देखो ये कोई पौधा है और यहाँ से बहुत सारी जड़ें निकलें, ठीक है, बहुत सारी जड़ें निकलें। तो ये हैं यानी कि अपस्थानिक जड़ें। और अपस्थानिक जड़ों के द्वारा भी कायिक जनन होता है, यानी कि नए जीवों का जन्म होता है। तो ऐसा कहाँ होता है? तो उदाहरण के लिए हम ले लें अगर, तो शकरकंद, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वहाँ बच गया था। अब कायिक जनन की कुछ अन्य विधियां भी हैं, जैसे अन्य विधियों में आपको बताते हैं। नंबर 1 पर अन्य विधियां देखिए। नंबर 1 कलम लगाना। यानी कि कटिंग। कलम लगा करके भी हम कायिक जनन करा सकते हैं।
बहुत सारे पौधों में कलम के द्वारा कायिक जनन होता है। अब कलम कैसी, देखो मान लीजिए कोई ये तना है, ठीक है, इस तने को इस तरह से तिरछा काट लें, ठीक है, तिरछा काट लेते हैं इस तरह से, कलम बना दी, उसकी नाम ही है कलम लगाना यानी कटिंग। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में एक कोई परिपक्व पौधा होता है, परिपक्व पौधा, तो परिपक्व पौधे की टहनी यानी कि लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी एक टहनी ले लेते हैं। परिपक्व तने की 20 से 30 सेंटीमीटर एक लंबी टहनी ले लेते हैं, टुकड़ा काट लेते हैं, इन्हें क्या कर लेते हैं, इस तरह से कलम कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी एक टहनी ले ली और उसको इस तरह से कलम बना लिया और भूमि में तिरछा गाड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए तिरछी गाड़ देते हैं, ठीक है। मगर ध्यान एक रखना होगा कि ये जो तना है इसमें पत्तियाँ, कुछ पत्तियाँ अब कक्षस्थ कलिकाएँ अवश्य होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि जैसे मान लीजिए ये कक्षस्थ कलिका है, ठीक है, आगे चल के कुछ पत्तियाँ भी इसमें होनी चाहिए, कुछ पत्तियाँ और कक्षस्थ कलिकाओं का होना आवश्यक है कलम लगाते समय। भूमि के अंदर जो वाला भाग होता है, भूमि के अंदर ये जो भाग है, ठीक है, भूमि के नीचे वाला भाग, इसके अंदर आप थोड़ा और अंदर को गाड़ेंगे, इस तरह से ये गड़ा हुआ है, ठीक है। तो भूमि के अंदर भूमिगत भाग, जो भूमिगत भाग होता है में पर्व संधियाँ, देखो ये तो होते हैं पर्व, ठीक है, और ये हैं पर्व संधियाँ। पर्व संधियाँ, पर्व संधियों की जो कक्षस्थ कलिका होती है, ये जैसे मान लीजिए ये कक्षस्थ कलिका है, ठीक है, ये पर्व है, पर्व संधि यानी कि पर्वों को जोड़ने का स्थान, और इनके ऊपर है कक्षस्थ कलिका, ठीक है। इन्हीं कक्षस्थ कलिकाओं से कुछ समय बाद जड़ें निकल आती हैं। क्या निकल आती हैं, मान लीजिए इधर भी है, इधर है, तो यहाँ से क्या निकल आएंगी, जड़ें निकल आएंगी, ठीक है। इन्हीं कक्षस्थ कलिकाओं से जड़ें निकल आती हैं। और अगर इनको जल्दी चाहिए, जड़ें जल्दी निकल आए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक पादप हार्मोन, पादप हार्मोन IAA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड, अगर हम IAA का छिड़काव करते हैं तो जो जड़ें होती हैं वो शीघ्र निकल आती हैं, शीघ्र जल्दी निकल आती हैं, ठीक है। तो उदाहरण, अगर इनका उदाहरण लें, हम उदाहरण लें तो बहुत सारे पौधे हैं जिनमें कलम लगाई जाती है, जैसे गुलाब, गन्ना, गुलाब, गन्ना, गुड़हल, अंगूर, गुड़हल, अंगूर, ठीक है, इनकी कलम लगाई जाती है। यानी कि ये तो तने की कलम हो गई, किसकी हो गई, तने की। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी जड़ों की कलम लगाई जाती है, जड़ों की, यानी कि देखो जड़ों द्वारा जो नए पौधे का जन्म होता है, कायिक जनन होता है, वो जड़ों के द्वारा, यानी कि जड़ काट करके अगर लगा दी जाए तो भी नए पौधे का जन्म होगा। ऐसे हैं जैसे नींबू और इमली, यानी कि जड़ों द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा भी होता है। उदाहरण के लिए नींबू, इमली, ठीक है, ये तो हो गया कलम लगाना। दूसरा आता है इसी में थोड़ा सा और रह गया, यानी कि सॉफ्टवुड कटिंग भी होती है और हार्डवुड कटिंग भी होती है, ठीक है। सॉफ्टवुड कटिंग में नई कक्षस्थ कलिकाएं युक्त टहनी लीफ का चुनाव करना होता है, और हार्डवुड में जो है पुरानी
जो पुरानी टहनी होती है, पुरानी कक्षस्थ कलिका युक्त टहनी का चुनाव करना होता है। अगला है दूसरा, इसमें यानी कि कुछ अन्य विधियां हैं, उसमें है दूसरा दाव लगाना। दाव लगाना, ठीक है, लेयरिंग। लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग। अब दाव कैसे लगाई जाती है, किस किस तरह के पेड़ पौधों में दाव लगाई जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी शाखाएं, मान लीजिए ये हो गई, एक ये गई, ये गई, एक ये भी शाखा है, ठीक है। इस तरह से ये शाखाएं हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि पेड़ के यानी कि जमीन के समीपस्थ वाली शाखा, अब देखो ये शाखाएं तो जमीन से ऊंची हैं, लेकिन ये शाखा सबसे नज़दीक है। मान लीजिए अगर धरातल ये है तो सबसे नज़दीक की शाखा कौन सी है, ये वाली है। तो इसी शाखा को ले लेते हैं और क्या करते हैं कि इसको ऐसे तिरछा करके, ऐसे तिरछा करके, और यहाँ पर ये टहनी इधर जाएगी तो यहाँ पर थोड़ी सी छील देते हैं, कलम कर देते हैं इसको। और कलम करने के बाद इसे मिट्टी से दाब देते हैं और ऐसा इधर खुला छोड़ देते हैं। और इसके ऊपर भी कुछ न कुछ शाख, पत्तियाँ शाख जरूर होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मिट्टी में दाब देते हैं और इतना हिस्सा मान लीजिए मिट्टी में दबा दिया। इस मिट्टी को गीला कर देते हैं, मिट्टी को गीला कर देते हैं। कुछ समय पश्चात ये जो भाग है यहाँ से जड़ें निकल आती हैं, कुछ समय पश्चात। और जब यहाँ जड़ें निकल आती हैं तो फिर इसको मुख्य पौधे से काट देते हैं, ठीक है। मुख्य पौधे से काट देते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद ये यहाँ से एक नया पेड़ बन जाता है। तो इसे कहते हैं हम दाव लगाना, ठीक है। इस तरह से ये आप चित्र बना सकते हैं, दाव लगाना, लेयरिंग करना, ठीक है। तीसरा है इसी में गूंटी बांधना। गूंटी बांधना, गूंटी बांधना। अब देखिए गूंटी बांधना क्या है, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा चित्र बनाएंगे, हमें दूसरी जगह पौधे को पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे। इसके लिए जैसे मान लीजिए ये कोई शाखा है, ये मेन शाखा आई है और ये भी एक शाखा है। इस शाखा पर हम इसे छील देंगे, एक शाखा लेंगे, ठीक है, पेड़ में लगे लगे कठोर शाखा है, इसको छील देंगे और छीलने के बाद इसके ऊपर गीली मिट्टी या रुई लपेट कर मजबूती से पॉलीथीन से ढक देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए एक शाखा ये गई, ये भी एक शाखा है, इधर चली गई है, किधर चली गई, ये शाखा गई इधर, ठीक है। इधर क्या करेंगे कि एक पानी का घड़ा लटका देंगे और यहाँ बूंद बूंद करके इस पर पानी डालते रहेंगे। इस हिस्से पर बूंद बूंद करके इस पर पानी डालेंगे। पानी डालने से ये जो भाग है वो हमेशा गीला रहेगा। तो कुछ समय पश्चात यहाँ से जड़ें निकल आएंगी। क्या निकलेंगी यहाँ पर? जड़ें। जब यहाँ जड़ें निकल आती हैं तो हम इसे मुख्य पौधे से काट लेते हैं और इसकी रोपाई किसी दूसरे स्थान पर कर देते हैं जाकर के, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम गूंटी लगाना। अगर अगला है रोपण। रोपण क्या है? ग्राफ्टिंग।
देखो इस विधि में एक अच्छे नस्ल का पौधा, दो पौधे हैं, एक अच्छे नस्ल का पौधा है और एक सामान्य नस्ल का पौधा है, ठीक है। तो एक अच्छे नस्ल के पौधे को लेकर के और एक सामान्य नस्ल के पौधे से जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पौधा है, इस तरह से इसकी शाखाएं गई हुई हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे काट लेते हैं, तिरछा काट लिया, और काटने के बाद ये तो एक सामान्य पौधा है, ठीक है। ये तो खैर सामान्य पौधा है, कैसा है, सामान्य, ठीक है। और एक अच्छी नस्ल के पौधे की कलम सामान्य नस्ल के पौधे से लगा देते हैं कुछ। लेकिन ध्यान ये रखना है उस समय कि दोनों के बीच में कैम्बियम, जैसे मान लीजिए ये जो मान लीजिए ये है, तो इनका जो कैम्बियम है बीच में, ये हिस्सा, ये आपस में जुड़ना चाहिए, कैम्बियम जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये कैम्बियम आपस में जुड़ जाता है, ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया। इन दोनों भागों को सुतली से टाइट कर देंगे, बांध देंगे, गीला कर देंगे इसको, ठीक है। कुछ समय पश्चात ये दोनों भाग, ये भाग और ये भाग, ठीक है। आगे है रोपण यानी कि ग्राफ्टिंग, ठीक है। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि एक सामान्य नस्ल के पौधे से एक अच्छी नस्ल के पौधे को की टहनी आपस में कलम करके जोड़ देते हैं। यानी कि ये एक सामान्य पौधा है, ये एक अच्छी नस्ल का पौधा है, ठीक है। ये अच्छी नस्ल का पौधा है, ठीक है। इसकी टहनी को एक सामान्य नस्ल के पौधे से जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं, दोनों को काट लेते हैं और काटने के बाद सुतली से टाइट करके बांध देते हैं। इसके बीच में रुई है, मार्स रुई वगैरह या गीली मिट्टी, ये बांध करके टाइट बांध देते हैं और इसे गीला कर देते हैं, हमेशा गीला रहने दें। तो कुछ समय पश्चात ध्यान ये रखना है, दोनों के आपस में कैम्बियम जो है, ये कैम्बियम आपस में जुड़े होने चाहिए। कुछ समय पश्चात ये दोनों भाग जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये दोनों भाग जुड़ जाते हैं। अब क्या होता है कि इधर से पौधा अपना पोषण करता है, जल एवं खनिज लवण इधर से लेता है और ऊपर से पत्तियों द्वारा भोजन बनाता है। तो सामान्य पौधा था, लेकिन अब ऊपर जो इसके गुण होंगे वो एक अच्छी नस्ल के गुण होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसे कहते हैं हम रोपण, ठीक है। ये रोपण हो गया। अब ये रोपण किस किस में होता है, जैसे उदाहरण ले रहे हैं तो देखो आम में भी रोपण होता है। आम है, सेब है, नाशपाती, आम सेब नाशपाती, अमरूद भी है, ठीक है। तो इस तरह से इनमें रोपण कराया जाता है, ठीक है। अब इस तरह से ये कायिक जनन की कुछ अन्य विधियों में हमने आपको बताया, कलम लगाना, दाव लगाना, बूटी बांधना, रोपण। इसके बाद अब आता है कायिक जनन का महत्व क्या है। कायिक जनन लेंगे हम नंबर 1, पौधों की आनुवांशिकता बनी रहती है। आनुवांशिक शुद्धता जिसे कहें, पौधों की आनुवांशिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता बनी रहती है। कैसे, देखिए ये जो कायिक जनन है, अलैंगिक जनन का ही तो प्रकार है। अब अलैंगिक जनन का इस समय क्या होता है कि इनमें भिन्नताएं नहीं आती हैं, वेरिएशन नहीं आता है। इस कारण एक जैसे ही बने रहेंगे हमेशा, इनमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो क्या है, इनकी आनुवांशिक शुद्धता जैसे थे वैसे हमेशा बने रहेंगे, इसलिए इन्हें कहते हैं आनुवांशिक शुद्धता बनी रहेगी, ठीक है।
नंबर 2, जो कायिक जनन है यह उन पौधों में कराया जाता है जिनमें बीज नहीं बनते। उन पौधों में कराया जाता है जिनमें बीज नहीं बनते। ठीक है, या बीज बहुत सूक्ष्म होते हैं। दूसरा, या यूं कहिए कि एक तो बीज नहीं बनते, अथवा बीज जो होते हैं जनन में सक्षम नहीं होते, सक्षम नहीं होते। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कायिक जनन द्वारा। देखो, कायिक जनन द्वारा तैयार पौधा, ठीक है, बीज द्वारा तैयार पौधे से जल्दी, यानी कि कायिक जनन वाले पौधे में जल्दी पुष्पन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे देखो, अगर कोई पौधा बीज द्वारा तैयार किया जाएगा तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, अंकुरित होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, ठीक है, तो लंबा समय हो गया। जबकि कायिक जनन द्वारा मान लीजिए एक पौधे की टहनी को, एक ये पौधा है, इसकी ये टहनी है, इस टहनी को काट करके दूसरी जगह रोपित कर दिया तो इसे अंकुरित होने में समय कहाँ लगा, बहुत जल्दी इनसे जड़ें निकल आती हैं और एकदम ये फलने फूलने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक अगला पॉइंट ये भी एक कायिक जनन का महत्व है कि जो कायिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधा होता है, बीज द्वारा उत्पन्न पौधे से जल्दी इसमें पुष्पन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा इन्हें विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण नहीं करना पड़ता। देखो, कभी कभी तो आम की इस तरह की प्रजाति लगाई जाती है कि उसमें तो फल भी होते हैं, लगे होते हैं, पेड़ बहुत जल्दी उनकी कलम लगाई जाती है इस तरह से कि उनमें जब उन्हें वहाँ से लेकर के आते हैं तो उनमें पुष्पन की क्रिया पहले से ही हो जाती है। जबकि अन्य प्रकार के पौधों को लगाएंगे तो उन्हें काफ़ी लंबा समय लगेगा, बहुत सारी उन्हें विशिष्ट संरचनाएं बनानी पड़ती हैं, उसके बाद उनसे पुष्पन की क्रिया होती है, तब फलों की प्राप्ति होती है। जबकि कायिक जनन में ये थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है कि इन्हें ये सारी कुछ नहीं करना पड़ता है। अगला है कायिक जनन से, अगर कायिक जनन का आर्थिक महत्व है तो कायिक जनन से कुछ हानियां भी हैं। तो कायिक जनन से क्या हानियां हैं? कायिक जनन से हानियां। नंबर 1, देखो यहाँ पर आपने देखा था महत्व में आनुवांशिक शुद्धता तो बनी रहती है लेकिन भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। तो एक हानि नहीं है। क्या हमेशा एक जैसे पेड़ बने रहेंगे, उनमें कोई भिन्नता नहीं आएगी तो उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ेगी? ठीक है, तो इसके लिए एक तो हानि यही हो गई सबसे पहले कि कायिक जनन द्वारा पौधे के नई किस्में तैयार नहीं की जा सकती। नई किस्में तैयार नहीं की जा सकती। पहली बात, जो कायिक जनन है इसके द्वारा नई किस्मों का विकास नहीं होता, जबकि आज का युग नई नई किस्मों को उगाना जानता है, उगाना चाहता है। बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न की पूर्ति कराने के लिए नई नई हाइब्रिड किस्में आ रही हैं, लेकिन अगर कायिक जनन द्वारा है तो इस तरह की यानी कि नई किस्में नहीं बनती हैं। ठीक है। नंबर 2, जैव विकास की संभावना नहीं होती। जैव विकास की संभावना नहीं होती। देखिए,
जैव विकास जीवों में निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर उनमें चेंजिंग आती रहती है कुछ न कुछ, ठीक है। लेकिन कायिक जनन में ऐसा नहीं होता, तो जैव विकास की संभावना ही नहीं होती उनमें, वो तो हमेशा एक जैसे रहते हैं, क्योंकि उन एक जनक से जनक के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगला है रोग आसानी से संचरित हो जाते हैं। रोग आसानी से संचरित हो जाते हैं, ये कहानी है। देखिए कायिक जनन में क्या है कि कायिक जनन का पौधा अगर रोगग्रस्त है, ठीक है, और उससे नए पौधे का जन्म कराया जा रहा है, तो अगली पीढ़ी भी कैसी होगी, रोगी होगी, ठीक है। अगली यानी कि रोग आसानी से संचरित हो सकते हैं अगली पीढ़ी में, जबकि अगर कायिक जनन ना हो, बीजों द्वारा पौधों को उगाया जाए, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कराई जाती है पौधों में, और पौधे अधिकांशतः रोगी नहीं होते हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, ठीक है। तो ये जो है कायिक जनन, यानी कि हम पेड़ पौधों में जन्म कैसे होता है, कायिक जनन के बारे में आपको बताया आज। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनके जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। जैसे प्रश्न नंबर 1, कलम किन किन पौधों में लगाई जाती है। नंबर 2, कायिक जनन के कम से कम एक महत्व बताओ। और तीसरा क्वेश्चन, कायिक जनन से कम एक हानि बताइएगा। और एक और क्वेश्चन कि जड़ों द्वारा कायिक जनन किस पौधे में होता है, कोई एक नाम बताना है, ठीक है। अब आपको हमारा ये कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कोई गलतियां हुई हैं तो उन्हें सुधारेंगे। धन्यवाद।